दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गबराल द स्टोरी टेलर के यूट्यूब चैनल पर। पहली रात पहली औरत जेजा मासेला ने कहानी सुनाई। गुल की कहानी। जो यह कहते हैं कि किस्मत अंधी होती है, वे यह ठीक ही कहते हैं, क्योंकि वह कुछ ऐसे लोगों को तो इतनी ऊपर उठा देती है कि जिनको वीन्स के खेत से धक्का मारकर बाहर कर देना चाहिए, और जो बहुत अच्छे हैं उनको उठाकर जमीन पर फेंक देती है। जैसा कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मैराग्लियानो देश में मसेला नाम की एक भली स्त्री रहती थी, जिसके 6 कुंवारी बेटियों थीं और एक बेटा था जो एक आलसी और हंसोड़ किस्म का था। इतना कि उसको तो बर्फ के खेल खेलने भी नहीं आते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन उसकी माँ उसे यह न कहती हो कि तू घर में ही क्यों बैठा रहता है और रोटी तोड़ता रहता है। जाओ आलसी, गंदे मैकाव्यूस, नींद उड़ाने वाले, इधर उधर बुरी खबरें ले जाने वाले, चेस्टनट को उबालने वाले। लगता है कि तुझे मेरे लिए किसी ने पालने में ही बदल दिया होगा, क्योंकि उसने किसी सुंदर से प्यारे से बच्चे को रखने की बजाय इस सूअर के बच्चे को रख दिया। जब मसैला उसको ऐसा बोलती थी तो वह सीटी बजाता रहता था। वह यह दिखाता रहता था कि अब कोई आशा नहीं है कि एंटोनी का दिमाग कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिनों में से एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने बिना साबुन के उसका सिर धोया और एक डंडी लेकर उसे बहुत पीटा। एंटोनी को उस समय इसकी बिल्कुल आशा नहीं थी। जब वह काफी पिट गया तो जैसे ही उसको उसके हाथों से वहां से बच निकलने का मौका मिला, वह वहां भाग लिया और 24 घंटे भागता ही रहा जब तक तारे नहीं निकलने लगे। उस समय वह एक ऐसे पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया था जो इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। वहां एक पोपलर के पेड़ों की एक कतार लगी थी, जिसके शुरू में ही झावे के पत्थर के बने हुए मकान में एक गुल बैठा हुआ था। ओ मेरी माँ! वह कितना भयंकर था। उसका सिर तो किसी हिंदुस्तानी काशीफल से भी बहुत बड़ा था। उसके सारे माथे पर बड़े बड़े गुमरे पड़े हुए थे। उसकी भौहें आपस में जुड़ी हुई थीं। उसकी आंखें टेढ़ी थीं। उसकी नाक चौरस थी। उसके नथुने गुफा की तरह से थे। और उसका मुंह एक ओवन की तरह था, जहां से उसके 2 दांत सूअर के दांतों की तरह से बाहर की तरफ को निकले हुए थे। उसकी छाती पर बहुत बाल थे। उसकी बाहें धागे की रील जैसी थीं। उसकी टांगें झुकी हुई थीं। वह बतख की तरह से चौरस पैरों वाला था। थोड़े में कहो तो वह एक भयानक राक्षस था जिसे देखने से ही डर लगता था। वह रोलैंड की तरह से मुस्कुराता था। वह भयानक से भयानक को भी डरा सकता था। पर एंटोनी को उसकी बदसूरती की या किसी और चीज की भी कोई परवाह नहीं थी। सो उसने उसके अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर उससे कहा, गुड डे मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कैसे हैं? आपको कुछ चाहिए? यहाँ से वह जगह कितनी दूर है जहाँ मुझे जाना है? गुल ऐसी बेवकूफ़ी भरे सवाल सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ा। और क्योंकि वह उस हंसोड़ जीव से ऐसी बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया, सो उसने पूछा, मेरे लिए काम करोगे? एंटोनी ने पूछा, और तुम मुझे हर महीने क्या दोगे? गुल बोला, ध्यान रखना, वफादारी से मेरी सेवा करना, तो मजदूरी के बारे में हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी। यह सौदा होने पर एंटोनी उस गुल की सेवा करने के लिए वहीं रह गया। अब उसके पास खाने को तो बहुत था और काम कुछ नहीं था, सो 4 दिनों में ही एंटोनी की हालत इतनी अच्छी हो गई कि वह तुर्क जैसा तंदुरुस्त हो गया, बैल की तरह से गोल हो गया, शिकारी मुर्गे की तरह से बहादुर हो गया, लॉबस्टर की तरह से लाल हो गया, लहसुन की तरह से हरा हो गया, और व्हेल मछली की तरह से चौरस हो गया। पर 2 साल बाद ही वह अपनी इस खुश खुश जिंदगी से तंग आ गया। वह अब दुखी रहने लगा। उसके दिल को तकलीफ होने लगी। वह घर के बारे में सोचता रहता और उसकी यह इच्छा उसको उसकी पुरानी हालत में ले आई।
गुल ने जो उसका दिमाग केवल उसकी नाक को देखकर और उसके पीछे के हिलने से ही पढ़ सकता था, उसको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे एंटोनी, मैं देख रहा हूं कि अपने लोगों को देखने की इच्छा में तुम कुछ बीमार होते जा रहे हो, और क्योंकि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह से प्यार करता हूं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने की इजाजत देता हूं। खुश रहो। मैं तुम्हें यह गधा देता हूं जो तुम्हें यात्रा में थकने से बचाएगा। पर इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम इससे यह कभी मत कहना, अरसे शिट, वरना मेरे बाप दादों की कसम तुम बहुत पछताओगे। एंटोनी ने गधा लिया और बिना नमस्ते किए ही वह वहां चल दिया। उसने अपनी जीन अपने गधे पर कसी, उस पर बैठा और चल दिया। वह अभी 100 गज भी नहीं गया था कि उसने गधे से उतरकर उससे कहना शुरू कर दिया, अरसे शिट। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला कि गधे ने अपने पिछवाड़े से मोतीलाल हीरे निकालने शुरू कर दिए। उन सबका साइज एक अखरोट जैसा था। एंटोनी तो मुंह फाड़े यह आश्चर्य देखता का देखता रह गया। गधे के इस तरह जवाहरात बाहर निकालने से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने थैले निकाले और उन्हें उनसे भरना शुरू कर दिया। उन्हें भरकर वह फिर से गधे पर चढ़ा और फिर आगे चल दिया। शाम तक वह एक सराय में आया। वहां आकर पहली बात उसने सराय के मालिक से यह कही कि इस गधे को बांधने की जगह ले जाओ और देखो, इसे बहुत अच्छी तरह खाना खिलाना। पर ध्यान रखना, भूल कर भी इससे अरसे शिट नहीं कहना, वरना तुम बहुत पछताओगे। और हाँ, ये मेरी चीजें कहीं सुरक्षित जगह रख देना। सराय के मालिक भी चालाकी में कम नहीं था। जब उसने थैलों में चमकते हुए जवाहरात देखे तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह अब उन शब्दों का मतलब जानने के लिए उत्सुक हो गया जिनको एंटोनी ने उसे कहने के लिए मना किया था। सो उसने एंटोनी का बहुत सारा खाना खिलाया और बहुत सारी शराब पिलाई। फिर तब तक इंतजार किया जब तक वह गहरी नींद सो न जाए। उसके सोते ही वह गधा बांधने की जगह गया और बोला, अरसे शिट। जैसे ही उसने यह कहा, गधे ने फिर से जवाहरात निकालने शुरू कर दिए। इस बात ने उसको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह एंटोनी को आसानी से बेवकूफ बना सकता था। वह लालटेन की जगह एक जुगनू को ले सकता है। वह बहुत सीधा है जो आज उसके हाथ लग गया है। सो वह इस गधे से कोई दूसरा गधा बदलकर एंटोनी को बेवकूफ बना दे। जब सुबह होने को थी, पूर्व की खिड़की पर लाली छाई तो जैसे ही एंटोनी सोकर उठा उसने सराय के मालिक को पुकारा, इधर आओ दोस्त। छोटा हिसाब और लंबी दोस्ती। हम लोग दोस्त हैं। तुम मुझे मेरे पैसे बताओ ताकि मैं उन्हें तुम्हें दे सकूं। और यह हो गया इतना रोटी का, इतना शराब का, इतना सूप का, इतना मौस का, 5 गधे को रखने का और 10 बिस्तर का और 15 धन्यवाद के लिए। उसने अपने पैसे दिए और गधे को झावे के पत्थरों से लदा लेकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। घर में घुसने से पहले ही वह चिल्लाकर बोला, मौ जल्दी आओ, जल्दी आओ। हम अमीर हो गए। तौलिए बिस्तर की चादरें लेकर आओ माँ, और खजाना देखो। यह सुनकर माँ बड़ी खुशी से बाहर आई। वह अपना वह बक्सा खोल आई थी जिसमें वह अपनी बेटियों के बिस्तरों की चादरें रखती थी और उनको उनमें से बाहर निकालकर जमीन पर बिछा आई थी। एंटोनी अपना गधा वहां तक लाया और चिल्लाया, अरसे शिट। पर उसने यह कितनी ही बार कहा, पर गधे ने कोई जवाहरात निकालकर नहीं दिए। लगता था जैसे कि गधे ने उन शब्दों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जैसे उसके कानों में केवल संगीत बस कर रह गया हो। एंटोनी ने कई बार वे शब्द कहे पर जैसे वे हवा में उड़ गए हों। उसको लगा कि गधा जिद्दी हो गया है, सो उसने एक लंबी सी डंडी उठाई और उसको उससे मारना शुरू कर दिया, और उसे इतना मारा कि बेचारे ने उसकी नीचे बिछी हुई सफेद चादर ही खराब कर दी। नाखुश मसैला ने जब गधे का यह हाल देखा तब तक उसकी बू तो सारे घर में फैल गई थी, जबकि वह यह आशा कर रही थी कि वह अमीर हो जाएगी।
इससे उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने भी एक डंडा उठाया और झौवे के पत्थरों को देखे बिना ही उससे एंटोनी को मारना शुरू कर दिया। अपना यह स्वागत देखकर एंटोनी फिर से वहां से भाग लिया। गुल ने जब उसे उससे भी ज्यादा बदहवास भागते हुए आते देखा जितनी तेज कि वह वहां से भाग कर गया था, तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वह तो एक जादूगर था। उसने उसको बहुत डांटा। उसने खुद ने सराय के मालिक के मन में उस गधे को बदलने की इच्छा जगाई थी। उसने एंटोनी को अस्कार्डियो, बेवकूफ, सीधा, भद्दा और बिना दिमाग का कहा कि एक खजाने वाले गधे के लिए उसने गोबर वाले गधे को ले लिया। एंटोनी को यह कड़वी गोलियों निगलनी पड़ी। उसने कसम खाई कि अब वह कभी भी लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देगा। 1 साल बीत गया तो उसके दिल में फिर एक बार अपने घर वालों से मिलने की इच्छा पैदा हुई। गुल ऐसे तो किसी के ऊपर कृपा नहीं करता था, पर वह दिल का बहुत अच्छा था। उसने उसको फिर से घर जाने की इजाजत दे दी। अब की बार घर जाते समय उसने एक बहुत सुंदर रुमाल दिया और कहा, लो तुम इसको अपनी मों के लिए ले जाओ। अब की बार इसकी देखभाल ठीक से करना और सीधे मत बने रहना जैसे तुम पिछली बार गधे के साथ बने रहे थे। और जब तक तुम अपने घर न पहुंच जाओ तब तक ध्यान रखना कि तुम यह नहीं कहना, वो रुमाल बंद हो जा और खुल जा, क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है और फिर जो भी नुकसान होगा वह तुम्हारा ही होगा। अब जाओ, जल्दी से चले जाओ और जल्दी ही वापस लौट कर आओ। इस तरह से एंटोनी उससे विदा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। पर वह गुफा से ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने वह रुमाल जमीन पर बिछाया। वह तो देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वह बोला, ओ रुमाल बंद हो जा और खुल जा। रुमाल ने तुरंत ही बहुत आश्चर्यजनक चीजें प्रकट कर दी। जब एंटोनी ने कहा, बंद हो जा रुमाल, तो सब कुछ उसी में बंद हो गया। जाते समय वह फिर से उसी सराय में रुका। वहां पहुंचने पर उसने वह रुमाल सराय के मालिक को दिया और कहा कि वह उसे संभाल कर रख दे और भूले से भी यह न कहे कि वो रुमाल बंद हो जा और खुल जा। होशियार मेजबान जो 1-2 बातें जानता था बोला, ठीक है, मैं यह काम आपके लिए कर देता हूँ। उसने उसको पहले की तरह से खूब खाना खिलाया, खूब शराब पिलाई और उस पर तब तक नजर रखी जब तक वह गहरी नींद सो नहीं गया। फिर उसने रुमाल उठाया और बोला, ओ रुमाल बंद हो जा और खुल जा, तो उसके सामने बहुत सारी कीमती चीजें प्रकट हो गईं। वे तो देखने में ही बहुत अच्छी लग रही थीं। पहले की तरह से उसने वह रुमाल अपने पास रख लिया और दूसरा एक मामूली वैसा ही रुमाल उसके लिए रख दिया। जब एंटोनी सुबह को उठा तो उसने अपने मेजबान को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चला गया। वह घर आया और आकर बोला, इस बार माँ हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। हमारी सब जरूरतों की दवा हमारे पास है। इतना कहकर उसने रुमाल निकालकर नीचे बिछा दिया और बोला, ओ रुमाल बंद हो जा और खुल जा। पर कुछ नहीं हुआ, रुमाल ने कुछ भी नहीं दिया। उसने कितनी ही बार कहा पर रुमाल से फिर भी कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। जब उसने देखा कि उसकी सब कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो वह अपनी माँ से बोला, मुझे लगता है कि उस सराय के मालिक ने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया है। पर चिंता मत करो, मैं और वह हम दो हैं। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह अब की बार ऐसा न करे। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाए। भगवान करे कि जब मैं उधर से निकलें तो अगर मैं अपने जवाहरात देने वाले गधे और कीमती चीजें देने वाले रुमाल के बदले में उसकी सारी चीजें तहस नहस न कर दूं तो मैं अपने घर का सबसे अच्छा फर्नीचर खो दूं। मौ ने जब उसकी यह दूसरी नई बेवकूफ़ी की बात सुनी तो वह और गुस्सा हो गई और बोली, ओ बेवकूफ लड़के, जल्दी से भाग जा, अपनी गर्दन तोड़ और जा यहाँ से।
तू यहाँ से एकदम चला जा, इस घर के बारे में बुरा नहीं सोचना, यह घर बिल्कुल ठीक है। मैं अपने कपड़ों से इसकी धूल झाड़ दूंगी और सोचूंगी कि मैंने तुझे कभी जन्म ही नहीं दिया। इस तरह एंटोनी के साथ जब बुरा व्यवहार किया गया तो उसे उसमें बिजली की चमक दिखाई दी। उसने गरज का इंतजार नहीं किया। उसने चोर की तरह अपनी गर्दन झुकाई और गुल के घर की तरफ चल दिया। गुल ने देखा कि इस बार एंटोनी असाधारण रूप से चुप था तो उसने उसको बहुत जोर से डांटा। मुझे नहीं मालूम कि मैं तुझे मार क्यों नहीं पाता, ओ गधे, जानवर, घाव, मुंह से बदबू निकालने वाले, सड़े हुए गले, तू अपने मुंह में एक बीन भी नहीं रख सकता। अगर तू सराय में न बोला होता तो यह सब कुछ भी न होता। पर अगर तेरी हवा की चक्की की तरह से जवान होती तो आज तू मैंने जो चीजें तुझे दी थीं उनसे खुशियों मना रहा होता। अभागा एंटोनी अपनी पूंछ अपनी टॉगों के बीच में दबाकर यह सब सुन रहा था। इसके बाद वह गुल के यहाँ 3 साल तक और रहा। यहाँ वह एक ऐसे मकान में रहता था जो किसी अरल के लिए होना चाहिए था। पर यह समय भी आखिर खत्म हुआ जिसके अंत में उसके फिर लगने लगा कि अब उसे अपने घर जाना चाहिए। उसने फिर अपने मालिक से इस बारे में पूछा तो इस बार भी इसे मालिक ने जाने की इजाजत दे दी। पर इस बेअक्ल से बचने लिए इस बार उसने उसे बहुत अच्छी कटी हुई गदा दे दी और कहा, लो यह एक गदा, इसे मेरी याद में बहुत अच्छी तरह से रखना। इससे भूल कर भी यह नहीं कहना, ओ गदा ऊपर उठ या ओ गदा लेट जा, क्योंकि मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता। एंटोनी ने वह भेंट उससे ली और बोला, रहिए, अब मेरे अक्ल के दांत निकल आए हैं। आप निश्चिंत, अब मुझे पता है कि 3 बैलों से कितने जोड़े बनते हैं। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। अब तो जो कोई एंटोनी को धोखा देना चाहता है वह अपनी कोहनी चूम कर दिखाए। यह सुनकर गुल बहुत खुश हुआ। काम करने वाले का काम उसकी प्रशंसा करता है। शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और काम पुल्लिंग। हम इंतजार करते हैं और देखते हैं। तूने मुझसे एक बहरे आदमी की तरह बहुत कुछ सुन लिया है। जिस आदमी को पहले ही चेतावनी मिल जाती है वह आदमी पहले ही तैयार हो जाता है। जब उसके मालिक ने इस तरह बोलना शुरू किया तो एंटोनी अपने घर की तरफ चल दिया। पर वह अभी आधा मील दूर भी नहीं गया होगा कि वह उस गधा से बोला, ओ गधा ऊपर उठ। पर अच्छा होता कि उसने ये शब्द न कहे होते। यह सुनकर गधा तुरंत ही ऊपर उठी और उसने एंटोनी को उसके कंधे पर मारना शुरू कर दिया। और इतनी जल्दी जल्दी मारा कि आसमान से तूफान में ओले भी नहीं बरसते। बदकिस्मत आदमी ने इस तरह अपने आप को पिटते देखकर गधा से कहा, ओ गधा लेट जाओ। वह गधा लेट गई और उसने एंटोनी को मारना बंद कर दिया। इस तरह अपने खर्चे पर यह सीखने के बाद उसने मन में सोचा, भगवान करे कि वह लेंगड़ा हो जाए जो इससे बचकर भागना चाहे। अब मैं इस गधा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, तो भी जिसको अपनी शाम बुरी बितानी होगी वह इसको नहीं ले पाएगा। ऐसा सोचते हुए वह अपनी पहले वाली सराय में आ पहुंचा। यहाँ उसका पहले की तरह से बहुत जोर शोर से स्वागत हुआ। जैसे ही एंटोनी सराय में घुसा उसने सराय के मालिक से कहा, लो यह गधा लो और जरा इसको किसी सुरक्षित जगह रख दो। और ध्यान रखना कि इससे यह कभी नहीं कहना कि ओ गधा उठ जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। ठीक से समझ जाओ जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा उसके लिए बाद में मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ और सलाह भी दे रहा हूँ। सराय का मालिक इस तीसरी चीज को जांचने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने उसके लिए बहुत बढ़िया खाना शराब आदि भेजी और जैसे ही उसने देखा कि वह खा पी कर गहरी नींद सो गया उसने गदा उठाई और बोला, ओ गदा उठ जाओ। जैसे ही उसने यह कहा कि गदा उठी और उसने आदमी और उसकी पत्नी के कंधों पर बिजली की सी तेजी के साथ मारना शुरू कर दिया। अपने को इस खराब दशा में पाकर वे एंटोनी एंटोनी चिल्लाते हुए भागे।
उनके साथ साथ उनको मारती हुई गधा भी भागी। एंटोनी जब जागा तो उसने देखा कि मैकेरोनी तो चीज में गिर गई है और बंद गोभी घी में गिर गई है, इसलिए बोला, अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। अब जब तक आप मुझसे चुराई हुई चीजें मुझे वापस नहीं करेंगे, आप लोग इसकी मार से तो मर ही जाएंगे। सराय के मालिक ने अब तक काफी मार खा ली थी, सो बोला, तुम मेरा सब कुछ ले लो पर इस गंदी चीज से मुझे तुरंत छुटकारा दिलाओ। और एंटोनी को अपने अच्छे इरादों का विश्वास दिलाने के लिए उसने तुरंत ही एंटोनी से चुराई हुई सब चीजें गवा दीं। जैसे ही एंटोनी ने उन्हें अपने हाथ में लिया और गधा से उसने कहा, ओ गधा लेट जाओ, तो गधा शांत होकर लेट गई। अपना गधा रूमाल और खजाना लेकर वह अपने घर की तरफ चल दिया, जहां उसने अपनी मां को अपने खजाने का सच्चा सबूत दिया। उसने अपने लिए अच्छे रसोइये रखे और शाही तरीके से रहने लगा। उसने अपनी बहनों की शादियां भी शाही तरीके से की। उसने अपनी मां को भी अमीर बना दिया और यह कहावत सच कर दी, भगवान पागलों और बच्चों की सहायता करता है।